डॉक्टर साहब, आईनी तरमीम के हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब से हुकूमत और अपोजिशन के वफ्द की मुलाकातें हुई हैं, इन मुलाकातों का क्या नतीजा निकलेगा? हासिल सी ये हिजान में वफा किया हुआ है पूरी कौम को। और मुझे तो, मैं तो पहले दिन से देखें, ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक होनी चाहिए थी बहुत अच्छी, यानी बिल्कुल वाज़ेह, और उसमें ये नुकात कौम के सामने पेश हो जाते। उसके बाद डिबेट होती मीडिया पे, बाकी जगहों पे और फोरम्स पे, पार्लियामेंट में, दाएं बाएं, मतलब अदालतों का, पाकिस्तान की अदालतों का तमाम ढांचा हमेशा के लिए उस पर फैसला होने जा रहा है। तो बेशुमार इसमें बार एसोसिएशंस हैं, इसमें बार काउंसिल्स हैं, इसमें मतलब इवन जज साहिबान को बताएं आप, मतलब आप इसमें रिटायर्ड जज साहिबान को शामिल करें इसमें, बल्कि तमाम माशरा आपका इसमें इसका हिस्सा बनता है कि इस मुल्क में अगर अदालतों में बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं। अब ये एक मुसवदा है, फिर दूसरा है, फिर वो उसको दे रहे हैं, फिर वो ये हो रहा है, फिर वो हो रहा है, रात को आज ही करवाए। मतलब मुझे तो ये समझ से मेरे बाहर है। रज़ा रब्बानी साहब जो हैं, जिन्होंने 18वीं तरमीम की थी, यानी उसके वो आप समझें कि उसके पीछे उनका जहन था बहुत ज़्यादा, उन्होंने भी इसकी मजम्मत की है, रज़ा रब्बानी साहब ने। और वो कह रहे हैं कि इस तरह से तरमीम कभी भी नहीं होती है आइन में, और तरमीम मतलब मुस्तकिल, तो वो एक सिस्टम कैसे चलेगा मुल्क का। आप सोचिए ना, पुलिस में अपनी इस्लाहत करनी है तो आप पुलिस ऑफिसर्स को तो लेंगे ना, बल्कि ना सिर्फ पुलिस ऑफिसर्स को लेंगे बल्कि कानून को, अदालत, बाकी लोगों के पुलिस में रिफॉर्म्स होने जा रहे। किसी भी अदालत अदारे के बारे में आपको इतने बड़ा फैसला करने जा रहे हैं तो अवाम को पता ही नहीं है कि क्या होगा, वो तरमीम क्या है। बल्कि खुद बहुत से लोगों को नहीं पता कि कौन सी शिकें किस पे तैयार हो गए, मौलाना साहब किस पे तैयार नहीं हुए, किस पे तहरीक इंसाफ तैयार हो गई है, पीपल्स पार्टी किस पे तैयार है, किसके ऊपर। वो कई लोगों से बात हुई मेरी, मुस्लिम लीग, उनको पता ही नहीं। उनका बस हमें कहा हुआ है, हमने तो जाना है, एक खाना, दूसरा खाना, तीसरा शाइया, फिर जोराना, फिर रात का खाना, फिर सुबह का खाना, फिर वो एक हिजान में लोग हो पाए। और ये आप देखें ना, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक SCO का एक बड़ा ज़बरदस्त समिट हुआ, उसको भूल भुला जिक्र भी नहीं हो रहा कहीं, उससे क्या करना है। इवन IMF के साथ क्या मामला आपके तय होने हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। तो मैं तो नहीं, जब वो मंजूर होती है तो क्या होगा, नहीं होती है तो क्या होगा, अवाम के लिए उसमें क्या है, मतलब मुझे बताएं ना, अवाम की पब्लिक के लिए क्या है उसमें, क्या होगा। मतलब मंजूर हो जाती है तो क्या सिक्योरिटी मुल्क की ठीक हो जाएगी, सिक्योरिटी क्राइसिस जो आपको सिक्योरिटी क्राइसिस है ना पूरी दुनिया में है, तो आपके मुल्क पे उसके असरात नहीं आएंगे क्या? या कल से सबको नौकरी मिलनी शुरू हो जाएंगी, या कल से करप्शन खत्म हो जाएगी, कल से क्या होगा? दोनों सूरतों में क्या होगा? तो एक हिजान सा पपा है, और वही पावर गेम, हंगर गेम, वही जो मैं हमेशा बात कहता हूँ, इसका आवाम से कोई ताल्लुक, इशूज़ बहुत संगीन है रियासत को दरपेश। तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि इस वक्त इसमें हमारी इंट्रा एलीट फाइट है। ये इंट्रा एलीट मतलब एलीट क्लास लड़ रही है आपस में, इसमें किसी गरीब का कोई स्टेक नहीं है, एलीट की आपस में लड़ाई हो रही है। तो देखते हैं कि कौन सा ग्रुप एलीट, टीम A जीतती है, ये टीम B जीतती है, ये तो बड़ी, लेकिन ये कि इसमें अवाम के लिए क्या चीज़ है वो कुछ नहीं पता। मतलब थाना कचहरी में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, बाकी लोगों के उनका वो तो किसी खाते में ही नहीं है ना। तो ये बस देखें क्या होता है। अच्छा, अब तो ये इश्यूज तो वही हैं, आपके सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, और मैंने कल भी बात की थी। अब जाहिर है कि मौका नहीं है, लेकिन जब जितना आप देखते हैं ना आसपास के जो जंगें जारी हैं इस वक्त, जो कि मज़ीद जिसके महाज नए खुलने जा रहे हैं, गालिबन मज़ीद बड़ी जंगें खड़ी हैं, दुनिया खड़ी हुई है। और जंगें जो है माशी भी हैं, सफारती भी हैं, वो प्रॉपर काइनेटिक वॉर। अब इसमें जो है ये मुझे नहीं पता कि आने वाले दिनों में सिक्योरिटी जो है वो किस तरह से, मतलब किस कदर अहम हो गया है सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान देना, क्योंकि उसमें इकॉनमी भी सिक्योरिटी का हिस्सा बन चुकी है, और सफारतकारी भी सिक्योरिटी का हिस्सा बन चुकी है। और सिक्योरिटी जो है, यानी सिक्योरिटी से मुराद ये कि पुलिस, पैरामिलिट्री ट्रूप्स, पाकिस्तान की नहीं तमाम दुनिया की, और पाकिस्तान की तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि तवज्जो ही कहीं और है इस पूरी हमारे अकाबरीन की। तो ये कि किस तरह से आगे जाके जो दुनिया में अचानक जो 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है, उसके बाद तो सारा ही सिलसिला बिल्कुल मुख्तलिफ तुलू होगा। तो अफवाज
उसकी क्या किस अंदाज में जंगों की तैयारियां होंगी, किस तरह से फ़ौज, देखिए पाकिस्तान की फ़ौज किस तरह से अपने आप को इस वक्त बहुत मुख्तलिफ सूरत हाल है। देखिए ना आपका आपके किस तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस कैसे ट्रेन होंगी, पुलिस कैसे ट्रेन होगी, आपकी इकोनॉमी आगे किस तरह से फिनटेक की तरफ जा रही है दुनिया, मतलब किस और क्या कुछ बहुत कुछ होने हो रहा है। मतलब यहाँ पे सिर्फ ही तरमीम आ जाए तो इतने पैसे तो इतने अरब तो इतने खरब उसको दे दो, तो ये मुतहम्मिल ही नहीं हो सकती ना। वो कहते हैं ना यार मुतहम्मिल ही नहीं हो सकता मुल्क इसके लिए, जैसे बातचीत चल रही है। और वो जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सिर्फ उसमें ये नहीं कि फ़ौज का, इसमें फिर आपकी इकोनॉमी भी बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि आप इकोनॉमी अगर आपकी कमज़ोर है तो सिक्योरिटी आपकी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। और फिर ये दुनिया में जो ब्लॉक्स सभी एक नई शक्ल इख्तियार करने जा रहे हैं और अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि कौन सा मुल्क किधर होगा, और जो भी अगली जियो पॉलिटिक्स होगी वो बहरहाल गज़ा से तुलू होगी। और गज़ा में जो हालात हैं वो आज भी वहाँ पे गज़ा में जो है वो बहुत ज़्यादा बमबारी हुई इसराइल की तरफ से, मज़ीद शहादतें हो रही हैं और पम्फलेट्स वहाँ पे गिराए गए। और वो पम्फलेट जो हैं उनके ऊपर याहिया सिनवर की जो मैयत है उनकी तस्वीर थी, तो वो जेट तैयारों ने पूरे गज़ा में वो पम्फलेट्स गिराए। लेबनान के साथ जंग जो है वो बढ़ गई है लेबनान के साथ, और वहाँ से जो एक गांव शुमाली इसराइल का जहाँ पे उनका आबाई घर है नेतन्याहू का, वहाँ पे एक रॉकेट फायर हुआ। वो ज़ाहिर है वहाँ नहीं रहते ना, उनकी फैमिली वहाँ रहती है, लेकिन वहाँ पे एक रॉकेट फायर हुआ। तो एक कशीदा सी सूरत हाल है बहुत ज़्यादा। और प्रेसिडेंट बाइडन जो बाकी मगरबी ममालिक हैं वो और बाकी दुनिया भी इस वक्त चाह रही है कि सीज़ फायर हो, कोई जंगबंदी का माहिदा हो, कोई अमन की तरफ जाएं, लेकिन ये है कि उसका अभी तक कोई रंग रूप सामने नहीं आया। और उसकी वजह है, और वजह ये है कि पहली बात तो ये है कि ये अभी तक अनाउंस नहीं हुआ कि याहिया सिनवर की जगह कौन लेगा। याहिया सिनवर जो हैं उनकी पहले तो ये बात हो रही थी कि वो मोहम्मद सिनवर जो उनके भाई हैं जो कि गज़ा में ही हैं, और वो जो हैं वो उनकी जगह संभालेंगे। लेकिन हमास की तरफ से, हमास के सर्कल्स में ये बात जो है वो अब ज़ेर बहस है कि क्या जो मोहम्मद सिनवर जो हैं वो जगह संभालें या हमास की जो क़यादत है वो कोई ऐसी शख्सियत संभाले जो कि गज़ा से बाहर हो, ताकि वो एक उसका डिप्लोमेटिक रोल भी होगा, फिर एक मुल्कों के साथ बात करना, ट्रैवल करना, सब कुछ सारा सिलसिला करना, तो बिल्कुल ये हो कि रब्ता ही अगर मुनक़ता हो जाए, और इसराइल तो बिल्कुल वहाँ पे एक मतलब उसकी जाहिरियत तो जारी है, तो वो उस सूरत में ये डिस्कस हो रहा है कि जो हमास की क़यादत है वो किसी ऐसी शख्सियत को दी जाए जो कि गज़ा से बाहर हो। अच्छा, यहाँ पर अब दो नाम यहाँ पे आ रहे हैं सामने, ज़ाहिर है हतमी ऐलान तो, अच्छा एक मोहम्मद दैफ का भी नाम डिस्कस हो रहा है, लेकिन मोहम्मद दैफ जिनके बारे में इसराइल कह चुका है कि वो ज़िंदा नहीं है, लेकिन हमास ने क्लेम नहीं किया, तो उनका नाम, लेकिन वो मैंने आपसे कहा ना कि गज़ा या गज़ा से बाहर अगली क़यादत, तो एक नाम जो डिस्कस हो रहा है ज़्यादा, एक तो खालिद मिशाल का हो रहा है। खालिद मिशाल जो है वो ज़ाहिर है कि इस्माइल हानिया से पहले वो कई दहाइयों तक वो सरबराह रहे हैं, पुलिट ब्यूरो को उन्होंने हेड किया। और दूसरा नाम जो है वो खलील अल हया का है। खलील अल हया जो हैं ये नायब इस्माइल हानिया के भी नायब थे, और फिर उसके बाद ये नायब याहिया सिनवर के भी नायब थे। और ये जो हैं ये वो शख्सियत हैं जो तमाम जो मुज़ाकरात सीज़ फायर के होते रहे, तो हम उसमें ज़िक्र करते रहे कि हमास की तरफ से खालिद हया कतर से इजिप्ट पहुंच गए, इजिप्ट से वो मतलब वो मुज़ाकराती अमल का एक हिस्सा रहे हैं, बहुत अहम। ये वही हैं जो चाइना भी गए, मॉस्को भी गए, जिन्होंने टर्की भी ट्रैवल किया, जो आप समझें कि नायब के तौर पे। और फिर ये जो हैं ये इनका पुराना ताल्लुक़ है, ये फाउंडिंग मेंबर्स में से एक हैं। और ये जो हैं ये 2006 का जो इलेक्शन था
तो उसमें ये इलेक्ट हो गए थे गज़ा सिटी से, यानी जो गज़ा की पट्टी का जो गज़ा सिटी का इलाका है दरमियान में, वहाँ से ये पार्लियामेंट में इलेक्ट हो गए थे।